हेलो स्टूडेंट। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट सैम्पलिंग टॉपिक को और साथ ही यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर्स का अप्रोच क्या होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के रिगार्डिंग और सैम्पलिंग रिस्क किसे कहते हैं ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में। देखिए, जब ऑडिटर ऑडिट करता है, ऑडिट कंडक्ट करता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि जितना डेटा ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है वो सभी को वो चेक कर पाए। तो ऐसे सिनेरियो में ऑडिटर क्या करता है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो पूरे डेटा पे अप्लाई करने के बजाय कुछ स्पेसिफिक डेटा पे अप्लाई करता है, दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। सो ऑडिट सैम्पलिंग इज व्हाट अबाउट अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन द पॉपुलेशन। जो भी डेटा अवेलेबल है, जो 100% डेटा अवेलेबल है उससे कम के डेटा पे जब ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है और उसी के बेसिस पे ऑडिटर अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेता है पूरे इंटायर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो उसी को ऑडिट सैम्पलिंग कहते हैं, जैसा आपने टेस्ट चेकिंग में पढ़ा हुआ था, राइट। सो इंस्टेड ऑफ एग्जामिन ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शंस को चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, कुछ डेटास को सेलेक्ट करता है एज अ सैम्पल, है ना, और उसी के बेसिस पे अपना ओपिनियन फ्रेम कर देता है। और जो ओपिनियन फ्रेम करता है वो उस पर्टिकुलर डेटा के लिए नहीं रहता है, बल्कि वो पूरे डेटा के लिए रहता है, उस पूरी पॉपुलेशन के लिए रहता है जहाँ से उसने उस सैंपल को कंडक्ट किया था, जिस पे उसने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर रखा है। इज इट क्लियर? जैसे हमने टेस्ट चेकिंग में पढ़ा था, तो दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग, है ना। तो अब ये जो ऑडिट सैम्पलिंग है ना, इसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं SA 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ये ICI ने इशू किया है, जहाँ पे ऑडिट सैम्पलिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब किस तरीके से आप कितने डेटा को कंडक्ट करेंगे, कितने डेटा पे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, कैसे उसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा तो क्या समझेंगे, तो पूरा डिटेल गाइडलाइंस आपको ऐसे 530 में मिल जाएगी ऑडिट सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। तो वहीं इसे स्टैंडर्ड में बताया गया है कि ऑडिटर्स जब सैम्पलिंग सेलेक्ट करता है, मतलब जब सैम्पलिंग टेक्निक अडॉप्ट करने जाता है, तो वो दो तरीके से इसे यूज़ करता है, या तो वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करे या वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करे। किस चीज़ के रिगार्डिंग? सैम्पल्स को सेलेक्ट करने के लिए, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए और अपनी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ऑडिट सैम्पलिंग का तो मतलब सिंपल सा हो गया कि पूरे डेटा पे पूरे ट्रांजेक्शन्स को नहीं चेक करेंगे, कुछ डेटा हम कलेक्ट करेंगे पूरे ट्रांजेक्शन में से और उस पर टेस्ट चेकिंग लगाएंगे, उस पर हम चेक करेंगे, उसको डिटेल में चेक करेंगे और उसी के बेसिस पे अपना कंक्लूजन देंगे पूरे डेटा के लिए। इज इट क्लियर? अब ये जो हम कुछ डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं ना, ये जो है ऑडिटर स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू भी कर सकता है और नॉन स्टैटिस्टिकल बेसिस पे भी कर सकता है, राइट। कि वो किस तरीके से सैंपल कुछ डेटा को सेलेक्ट करने वाला है, किस तरीके से उन पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और कैसे वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो यही इस क्या कहलाता है, ऑडिटर्स अप्रोच। तो हम क्या कह सकते हैं कि सैम्पलिंग के रिगार्डिंग ऑडिटर्स के जो अप्रोचेस होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इज इट क्लियर? सो ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, ऑडिटर्स का अप्रोच क्या हो गया, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। सो अब हम बात करेंगे किसकी, कि ऑडिटर्स का अप्रोच अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के रिगार्डिंग है तो वो इसका क्या मतलब निकलता है, राइट। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बेसिस पे जब ऑडिटर्स ये टेस्ट चेकिंग करता है या पूरी डेटा की जगह कुछ डेटा को एज अ सैंपल सेलेक्ट करके अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कराता है ना, तो स्टैटिस्टिकल होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक मेथड जहाँ पे वो क्या करने वाला है, जो कुछ सैंपल वो चूज़ करेगा पूरे इंटायर पॉपुलेशन में से या इंटायर डेटा में से, जो कुछ स्पेसिफिक डेटा को जिसे हम सैंपल बोल रहे हैं, जब वो उसे सेलेक्ट करता है ना, वो सिलेक्शन वो किस बेसिस पे करेगा, बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल्स, है ना। कुछ स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल्स टूल्स को अप्लाई करके, उस मेथड्स को अडॉप्ट करके ये कुछ स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट करते हैं, जिस पे वो क्या करेंगे, सारा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे। ये जो होता है वो मैथमेटिकल टूल्स पे जब बेस्ड होता है तो हम उसे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं। और ये अगर पर्सनल एक्सपीरियंस, जजमेंट या ऑडिटर की नॉलेज के बेसिस पे हम वो कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं, वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये जब ऑडिटर्स स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का अप्रोच अडॉप्ट करने वाला है तो वो सैंपल कैसे सेलेक्ट करेगा, वो मैथमेटिकल टूल से, स्टैटिस्टिकल टूल से सैंपल को सेलेक्ट करेगा, ना कि अपने जजमेंट के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डेटास को सेलेक्ट कर लेगा, राइट। अगर वो कुछ डेटास को अपने जजमेंट या एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट करता है तो उसको हम नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच
अप्रोच कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के अप्रोच की। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या करेगा ऑडिटर्स? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करेगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करेगा। किस चीज़ पे? सैंपल को सेलेक्ट करने में, कितना सैंपल साइज होना चाहिए ये डिटरमाइन करने में, और किस तरीके से जो सैंपल का रिजल्ट आएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और पूरे डेटा के रिगार्डिंग हम अपनी कंक्लूजन को फ्रेम कर देंगे। तो इसी को हम कहते हैं ऑडिटर्स अप्रोच टू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में होगी, और बहुत अगर मैं क्रक्स में बोलूँ तो सिंपल सी बात समझिएगा, सारी डेटा पे सारी ट्रांजेक्शन, सारे डेटा पे आप सारे डेटा को नहीं डिटेल चेक कर सकते, डेप्थ में चेकिंग नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपको करना क्या है? आपको कुछ डेटा को सेलेक्ट करना है पूरे डेटा में से, और जो कुछ डेटा आप सेलेक्ट करेंगे उस पर जो डिसीजन आएगा वही आप पूरे डेटा के लिए डिसीजन देने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये कुछ डेटा का जो सिलेक्शन है ना, जब ये सिलेक्शन हम मैथमेटिकली करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू करते हैं, तो हम कहते हैं ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हुई। हमने ये कुछ डेटा जो सैंपल सेलेक्ट किया, कुछ डेटा का सिलेक्शन मतलब सैंपल सिलेक्शन, तो उसको स्टैटिस्टिकल कहेंगे। और वही जब ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस जजमेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है तो उसको नॉन स्टैटिस्टिकल कहा जाता है। ठीक है? अब कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली आप सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए कि जो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम है, जो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है, वो रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, है ना, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम हो, तब आप सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करिए। इसके अलावा जो पॉपुलेशन हो वो बहुत लार्ज होनी चाहिए। छोटी सी डेटा है, कम डेटा है, और उसमें भी आप सैंपल सिलेक्शन कर रहे हैं तो सही नहीं है। ऑडिट सैम्पलिंग या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का जो अप्रोच ऑडिटर को अपनाता है वो वहीं फ़ायदेमंद होती है जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और डेटा बहुत लार्ज स्केल पे हो, तब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को चूज़ करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि जो भी डेटा है ना वो होमोजीनियस हो, एक जैसे डेटा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कहीं का हो और फिर आप सोचिए कि हम कुछ डेटा सेलेक्ट करेंगे और सब पे अपना रिजल्ट दे देंगे, तो वो सही नहीं बैठेगा। ठीक है? फिर लास्ट क्या हो गया कि जब आपकी जो पूरी डेटा है, जो पूरा पॉपुलेशन है, वो आइडेंटिफेबल हो और एसेसिबल है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसे एसेस कर सकते हैं, देन ही आप उस पर सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करिए, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो या नॉन स्टैटिस्टिकल। इज इट क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई? ऑडिटर्स अप्रोच टू स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो गई। हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे कि क्या फीचर्स होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच का, राइट? देखिए 3 इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच के। वो क्या हो गया? पहली बात तो कि जो भी आपने सैंपल जो सिलेक्शन किया है, जो सैम्पलिंग का अप्रोच है आपका, वो रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पे होना चाहिए। मतलब जो सैंपल आइटम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होने चाहिए, आपके जजमेंट के बेसिस में नहीं। आपने डिसाइड करके ना किया हो कि हम बस यही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि रैंडम सिलेक्शन है सैम्पलिंग डेटा का। दूसरी चीज़ क्या हो गई? जो भी सैंपल से रिजल्ट आने वाला है उसका इवैल्यूएशन जो आप करेंगे ना, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करके करेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या कहता है कि भाई इक्वल चांस होती है ऑकरेंस की किसी भी चीज़ के, है ना। ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिकली चीज़ों को आप क्लियर करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो हो रही है, जो अनसर्टेनिटी होगी, आप उस चीज़ को कैसे एनालिसिस करते हैं, है ना। वो उन सब चीज़ों के लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी को स्टडी करने के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर? तो कह रहा है कि जो भी आप रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, जो रिजल्ट का इवैल्यूएशन करेंगे, वहाँ पे आप मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने वाले, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से उसकी रेंजिंग करेंगे। आप वो चेक करेंगे कैसे अनसर्टेनिटीज़ को एनालाइज किया गया है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है? इस तरीके से आप कर रहे होंगे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि जो सैम्पलिंग रिस्क है ना, वो कैसे मेजर होगा? वो भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। तो द यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंक्लूडिंग द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब जो चीज़ें भी हैं, सैम्पल अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करके बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सैम्पल्स का सिलेक्शन आप रैंडम बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। ठीक है? ऑडिटर ने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का अप्रोच अडॉप्ट कर रखा है। ये बात क्लियर हो गई? अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोसेस की, सैम्पलिंग प्रोसेस की, या मैं ये कहूँ कि ऑडिटर्स स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के ड्यूरेशन में क्या स्टेप्स फॉलो करता है, किस तरीके से वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करता है।
इज इट क्लियर? तो सबसे पहला क्या होगा, सैम्पलिंग प्रोसेस भी यही है और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी यही हैं, क्वेश्चन में जैसे भी आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिए। किसके ऑब्जेक्टिव को? ऑडिट ऑब्जेक्टिव को। और बीइंग एन ऑडिटर आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि आप ये जो सैम्पलिंग करने वाले हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, पर्पस क्या है। आप टेस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब सब्सटेंसिव प्रोसीजर या टेस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं या आप टेस्ट ऑफ डिटेल करना चाह रहे हैं। आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप सैंपल ड्रॉ करना चाहते हैं। कहने का मतलब समझिएगा कि ये जो सैम्पलिंग प्रोसेस होता है ना वो किस वजह से होगा, वो या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए होगा या टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए होगा। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को पहचानना है कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब आप ये चेक करना चाहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है ना, आप इसलिए ये अप्लाई कर रहे हैं, या आप चेक करना चाहते हैं कि जो अकाउंट बैलेंसेज हैं, जो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, उसमें क्या मिस स्टेटमेंट्स हैं, है ना, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी कंप्लीटनेस क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, आप इस तरह की चीज़ को चेक करना चाहते हैं। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल। तो आप किस लिए ऑडिट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप सैंपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सैंपल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसके पहले अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को पहचानिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? दो ही चीज़ मेन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कहते हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल को एनालिटिकल प्रोसीजर भी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब जब आपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया तो आपको डिफाइन करना चाहिए पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन डिफाइन करने का क्या मतलब हो गया? पहली बात, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब होता है इंटायर सेट ऑफ डेटा, है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी ऑडिट करने जा रहे हैं तो पूरा जो डेटा है, पूरा जो ट्रांजेक्शन है, इंटायर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब उसी में से आप कुछ डेटा को सेलेक्ट करने वाले जिसको हम सैंपल कहते हैं। अब तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जो भी ये सैंपल, इस पूरी पॉपुलेशन में से जो भी सैंपल वो सेलेक्ट कर रहा है, जिसके बेसिस पे वो पूरी पॉपुलेशन का कॉन्क्लूजन देने वाला है, उससे देखना चाहिए कि पहली बात तो हम इस पूरी पॉपुलेशन में से ही कुछ डेटा को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी ये पूरी पॉपुलेशन कैसे होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। अब आप ऑडिट सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट ही नहीं है। कहने का मतलब, अभी मान लीजिए एंट्री की बात करते हैं, तो अभी पूरे साल की एंट्री हुई ही नहीं है और आप कुछ एंट्रीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें से 10 एंट्री, 20 एंट्री या 50 एंट्री चेक कर लेंगे और हम कहेंगे कि सारी एंट्री सही की गई हैं। तो पहले तो पूरी एंट्री कंप्लीट तो होने दीजिए। अभी जब एंट्री कंप्लीट ही नहीं है और फिर आप इनकम्प्लीट एंट्री में से ही सैंपल विड्रॉ कर ले रहे हैं और पूरा डेटा आप उसी के बेसिस पे पूरा रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या सही होगा? नहीं। तो पॉपुलेशन डिफाइन करिए कि पॉपुलेशन क्या एप्रोप्रिएट है, कंप्लीट है या रिलायबल है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है, आपको सैंपल साइज डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। ऑडिटर को अपना सैंपल साइज डिटरमाइन करना चाहिए इस तरीके से कि जो सैम्पलिंग रिस्क है वो कम हो सके, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्टेंस का लेवल है, जितना रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो रिस्क कितना हो, बहुत लो लेवल पे होना चाहिए। मतलब हमें एक्सेप्टेंस का कि हम रिस्क एक्सेप्ट करने वाले, ये एक्सेप्टेंस कम होनी चाहिए कि भाई बहुत कम ही रिस्क है जो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। 10% की रिस्क एक्सेप्ट कर लेंगे और 0.1% की रिस्क एक्सेप्ट कर लेंगे, तो लो लेवल की रिस्क एक्सेप्ट करना चाहिए। 0.1% की रिस्क हो वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, राइट। तो आपको सैंपल साइज इस तरीके से करना है कि पूरा जो आपका सैंपल है ना वो सफिशिएंट हो और सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस कर रहा हो लो लेवल तक में। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब जो सैंपल साइज होता है ना वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मटीरियली मिस स्टेटमेंट का रिस्क क्या है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मतलब समझिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ये बहुत लंबी चीज़ें होती हैं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपके डिसीजन इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आपका डिसीजन अफेक्टेड होता हो, वो मटीरियल चीज़ें कहलाती हैं। और जिन चीज़ों की वजह से आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वो इममटीरियल चीज़ कहलाती हैं। तो जो मटीरियल चीज़ें हैं वो कितनी मिस स्टेटमेंट है, कितनी गलत है, कितनी सही है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो रिस्क क्या है कि आपकी मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे डिसीजन अफेक्टेड होता है, ऐसी चीज़ें मिस स्टेटमेंट है। इसका रिस्क आपकी सैंपल साइज़ को डिसाइड करता है। टॉलरेबल एरर कितना है आपका, कितना एरर आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई इतना चीज़ें हम टॉलरेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एरर रेट क्या है, डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका सैंपल साइज़ डिसाइड होने वाला है। क्लियर है? तो अगर एक ऑडिटर चाहता है कि बहुत लो रिस्क रहे तो उसको क्या करना चाहिए, अपना सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए।
अगर रिस्क ज़्यादा है तो सैंपल साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होना। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बहुत है तो आपको लार्जर सैंपल साइज़ सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप रिस्क का लेवल बहुत कम करना चाहते हैं तो भी आपको सैंपल साइज़, आप चाहते हैं कि हमारा सैंपलिंग रिस्क कम हो तो भी आपको अपना सैंपल साइज़ बढ़ाना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर ऑर्गेनाइजेशन में ही रिस्की है तो भी लार्जर सैंपल साइज़ रखिए। अगर आप अपना सैंपलिंग रिस्क कम करना चाहते हैं तो भी आपको लार्जर सैंपल साइज़ रखना चाहिए। ये सब बातें आपकी सैंपल साइज़ को डिसाइड करती हैं। जब सैंपल साइज़ डिसाइड हो गया ना कि हम 50 सैंपल लेंगे, 1000 सैंपल लेंगे, मान 10,000 का पूरा डेटा है तो 10,000 में से हम 6000 सैंपल लेने वाले हैं, 3000 सैंपल लेने वाले, 2000 सैंपल लेने वाले। जो सैंपल साइज़ था आपने वो डिटरमाइन कर लिया, तो नेक्स्ट वर्क क्या होगा आपका, सैंपल को सेलेक्ट करना। अब ये जो भी आपने साइज़ सेलेक्ट किया उसमें से कौन से डेटा आएँगे, मतलब अगर आपने कहा कि हम 3000 डेटा लेंगे तो कौन से हैं वो 3000 डेटा, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऑडिटर को चाहिए उन आइटम्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट करें जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जो सारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में रखता हो। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है, जो इंटायर डेटा है, हर एक डेटा के पास ये चांस रहे कि वो सेलेक्ट हो सके, है ना, और हर एक डेटा अपने में उस पूरी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इस तरीके के सैंपल को सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए भी कुछ टूल्स हैं, सैंपल सिलेक्शन के भी कुछ टूल्स हैं, जैसे कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग कर सकते हैं। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की मैं शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे आप कोई भी जैसे बहुत सारे डेटा है ना, तो कोई भी डेटा आप पिक कर लेंगे। ठीक है, किसी भी डेट का डेटा पिक कर लेंगे, किसी भी चीज़ का डेटा आप पिक कर लेंगे, रैंडमली कुछ भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसको थॉरली चेक करेंगे। ठीक है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग हो गई। सिस्टमैटिकली आप सिलेक्शन लेंगे, ऐसा नहीं कि हम तो कोई भी उठा लेंगे। आप एक सिस्टमैटिक कोई ना कोई सेट कर रहे हैं रूल्स, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे अभी से 1/5 आइटम, हर 5th आइटम हम सेलेक्ट करें, पूरी डेटा का जो 5th आइटम होगा, नंबर ऑफ 5th आइटम वो हम सेलेक्ट करें। वो कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, किसी भी नेचर की ट्रांजेक्शन हो सकती है। इस तरीके से मतलब होमोजेनस तो करेंगे ही, तो उस हिसाब से आप उसको सिलेक्शन करेंगे। तो सिस्टमैटिक करेंगे। स्ट्रैटिफाइड आप पहले स्ट्रैटा में डिसाइड कर देंगे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे एंड देन हर एक ग्रुप में से कुछ सैंपल ले लेंगे। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग कहता है कि आप ना वेट देंगे, कहने का मतलब वैल्यू के बेसिस पे, जो अमाउंट है ना उसके बेसिस पे उसकी ग्रुपिंग करके एंड देन आप सैंपल विड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं सैंपल का और उसके बेसिस पे फिर आप आगे का काम करेंगे। तो जब आपका सैंपल सिलेक्शन हो गया ना, तो फिर आपको क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। तो अब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का मतलब कि पूरा थॉरो चेकिंग जिसे हम कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर मतलब सब कुछ है ना, कि आपको कैसे ऑडिट करना है, कैसे आपको मतलब बिगिनिंग से लेके एंड तक उस पूरी डेटा का चेकिंग करना है, थॉरो चेकिंग, ऑडिट इन डेप्थ जो करना है वो आप परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्पस से आपने सिलेक्शन किया वो पर्पस के अकॉर्डिंग ही आप पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करिए। ठीक है, अगर कोई सिलेक्टेड आइटम जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट किया उस पर वो प्रोसीजर परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए, रिप्लेसमेंट आइटम करना चाहिए। और अगर रिप्लेसमेंट आइटम भी नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर देना चाहिए उस पर ना, मतलब दूसरा जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने सोच रखा है तो वो अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा कि जैसे आपने जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे कंप्यूटराइज सेल्स के ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जिसको आप चेक कर रहे हैं। तो जितने भी सेल्स हैं मतलब वो कैसे बारकोड वगैरह स्कैनर के थ्रू सिलेक्शन मतलब वो किए जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, रिकॉर्डेड है। अब उसी के बीच में आपका एक ऐसा सैंपल आ गया जो मैनुअल बिलिंग का था, मतलब मैनुअल सैंपल था। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, अब ऐसा सैंपल अगर सेलेक्ट हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक सैंपल के बीच में एक मैनुअल सैंपल आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो सैम्पलिंग जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है, आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लेना चाहिए, मतलब आपको कोई दूसरा प्रोसीजर अप्लाई कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आप मैनुअली उस बिल को चेक कर लीजिए, जैसे आप बाकी के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक थे, तो उसकी जगह पे अब आपको यहाँ पे दूसरा प्रोसीजर अप्लाई कर लेना चाहिए, या फिर क्या कर लेना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अब जैसे ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्या आता है, रिजल्ट को इवेलुएट करना। मतलब आप जो भी सैंपल है उसका आप एरर रेट कैलकुलेट कर लीजिए। आप देखिए कि पूरी पॉपुलेशन जो भी आपकी होल पॉपुलेशन था उसका प्रोजेक्टेड एरर कितना था, आपकी सैंपल का क्या आ रहा है। ठीक है, क्या जो भी सैंपल का था वो टॉलरेबल लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं,
बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको क्या करना होगा, रिजल्ट को इवैल्यूएट करना होगा। तो ऑडिटर को ये चाहिए कि वो जो सैंपल है रिजल्ट का उसको इवैल्यूएट करे, और ये भी कि जो सैम्पलिंग मतलब उसने यूज़ की है वो क्या प्रॉपरली जो पॉपुलेशन को टेस्ट किया उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन आता है, क्या वो उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। मतलब ऑडिट सैम्पलिंग का यूज़ इस तरीके से है कि वो रीजनेबल बेसिस दे रहा है कंक्लूजन ड्रॉ करने का ओवरऑल ऑल पॉपुलेशन के बेसिस पे। मतलब जो पूरी पॉपुलेशन थे उसके बेसिस पे जो आपका कंक्लूजन आना चाहिए, क्या आपकी ऑडिट सैम्पलिंग भी आपको वही कंक्लूजन देने के लिए कैपेबल है कि नहीं। इस तरह से आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक, जब आप इवैल्यूएट कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। तो ऑडिटर डिसाइड करेगा कि हाँ भाई, हमारा कंट्रोल इफेक्टिव था या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड था, नहीं था, कितना था, वो सब चीज़ें। मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिजल्ट हो, टेस्ट ऑफ डिटेल का, दोनों का रिजल्ट आप बता सकते हैं जिस पर्पज से भी आपने सैम्पलिंग करी हुई हो। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज़्यादा आता है, किससे ज़्यादा आता है, जो आपने सैम्पल साइज डिटरमाइन किया था उसकी एक्सपेक्टेशन से। सो इफ़ द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन द ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट यूज इन डिटरमाइन द सैम्पल साइज। मतलब जब आप सैम्पल साइज डिटरमाइन कर रहे थे उस वक्त आपने सोचा था कि कितना एरर हो सकता है ना, कितना मिस स्टेटमेंट रिजल्ट आ सकता है। वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या जो एक्चुअली आया है, जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आ रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है, तो उस वक्त आपको क्या कंक्लूजन देना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि जो सैम्पलिंग रिस्क है वो अनएक्सेप्टेबल है ना। मतलब जो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा है आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से। आपकी जो टॉलरेबल मतलब आप जितना बियर कर सकते थे मिस स्टेटमेंट, वही आपने सैम्पल साइज के लिए भी सेलेक्ट कर रखा था कि भाई इतना तक बियरेबल है, तो सैम्पल साइज इस बेसिस पे हमने सेलेक्ट कर लिया। पर जब आपका रियल रिजल्ट उससे ज़्यादा आ रहा है, उससे ग्रेटर देन प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरा सैम्पलिंग रिस्क अनएक्सेप्टेबल है ना, हम उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक जो एरर है वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है या आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो आपको एडिशनल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आपको और ज़्यादा टेस्टिंग करनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, सैम्पलिंग रिस्क, है ना। हर जगह भी बात हुई है सैम्पलिंग रिस्क की कि सैम्पलिंग रिस्क कितना है, ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। तो सैम्पलिंग रिस्क बेसिकली होता क्या, ये भी समझ लीजिए। देखिए, जब आप सैम्पलिंग रिस्क करेंगे ना, तो ये कैसा रिस्क है। अब ऐसा समझिएगा कि दो चीज़ों का डिफरेंस है। रिस्क मतलब क्या, डर। ठीक है, अब कैसा डर, अगर आप पूरा डेटा चेक करते और जो कंक्लूजन आता, ठीक है, वो कंक्लूजन, और अगर आपने पूरा डेटा चेक नहीं किया, कुछ सैंपल सेलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो वो कंक्लूजन मतलब सैंपल का कंक्लूजन और आपकी पॉपुलेशन का कंक्लूजन वेरी ना कर जाए, डेविएट ना कर जाए, उसमें डिफरेंस ना आ जाए, ये डर, यही सैम्पलिंग रिस्क कहलाता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ऐसा ना हो जाए कि आपकी इंटायर पॉपुलेशन का जो कंक्लूजन है और सैंपल से जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है ऑडिटर की, वो डिफ़र कर जाए, वो सेम ना हो। जबकि आपने ऑडिट प्रोसीजर सेम अप्लाई किया पर स्टिल वो डिफ़र कर जाए, इसी को कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 100 डेटा को चेक करते हो, मेरा रिजल्ट जो आता, तो मेरी सैंपल से भी तो वही रिजल्ट आना चाहिए। अगर मेरी सैंपल से वो रिजल्ट नहीं आया जो पूरी डेटा को चेक करके रिजल्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा सैंपल गलत है। इसका मतलब मैंने सैंपल साइज गलत सेलेक्ट कर लिया, या मैं मतलब सैंपल साइज गलत डिसाइड कर लिया, या मैंने सैंपल का सिलेक्शन सही नहीं किया, मतलब कुछ तो सैम्पलिंग एरर है, तो दैट इज सैम्पलिंग रिस्क। बात समझ में आई? अब ये रिस्क ना हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब भी आप सैम्पलिंग टेक्निक से ऑडिट करेंगे तो ये रिस्क हमेशा माइंड में रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस सैम्पलिंग रिस्क को लो रखना चाहिए। मतलब ये जो वेरी कर जाए एक्चुअल पूरी डेटा का कंक्लूजन और हमारी सैंपल का कंक्लूजन कहीं वेरी ना कर जाए, इसका जो रिस्क है वो लो होना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क क्या होनी चाहिए, हमेशा लो होनी चाहिए। आप कितना सैम्पलिंग रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हमेशा लो होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या ज़रूरी है कि लार्जर सैंपल साइज रिक्वायर्ड रहे। हमेशा अपनी सैंपल साइज को ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो आपका सैम्पलिंग रिस्क लो रहेगा। इज इट क्लियर? तो अगर आपका सैम्पलिंग रिस्क, एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क लो है, तो उस केस में आपको ये चाहिए कि आप सैंपल साइज को बढ़ाएं, ज़्यादा बड़ा रखें।
बात क्लियर हो गई? यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क इज़ लो, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि जितना आप बियर कर सकते हैं, अगर वो जितना बियर कर सकते थे उससे ज़्यादा बियर करना पड़ रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जा रही है, बहुत आपकी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम हो गई है, तो इस केस में क्या होता है कि सैंपल साइज़ बड़ा रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब सैम्पलिंग रिस्क से क्या हो सकता है? अगर सैम्पलिंग रिस्क एग्जिस्ट करती है और बहुत ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्टेबल लेवल से बहुत हाई हो जाती है, तो उस केस में कैसे रिजल्ट्स आते हैं? दो चीज़ आती है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो क्या करेगा कि रिजल्ट कैसा आएगा कि कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। आपकी सैम्पलिंग में रिजल्ट आ जा सकता है कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, जबकि एक्चुअली वो कंट्रोल अच्छा नहीं है ना? इस तरीके की चीज़ हो सकती है। या अगर आपने टेस्ट ऑफ डिटेल कर रखा है तो उस केस में ऐसा आ सकता है कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि एक्चुअली आपका मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता होगा। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर सैम्पलिंग रिस्क हाई रहेगा तो ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे सामने रिजल्ट में। ठीक है, तो ऐसे सारी चीज़ों के रिगार्डिंग क्या हो जाता है, ऑडिट एफिशिएंसी है वो बहुत अफेक्ट कर जाती है और वो ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना होता है, आपको एडिशनल वर्क करना पड़ता है, एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे आपका जो इनकरेक्ट कंक्लूजन है वो सही हो सके। इज इट क्लियर? तो दैट इज़ ऑल अबाउट सैम्पलिंग रिस्क। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।